हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपका रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर 11 है और जिसका टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी यानी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए आज उसका पेपर का वीडियो सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। क्वेश्चन नंबर 91, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is correct? कहते हैं जो फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है उसके बारे में कौन सी बात सही है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05 कैन इनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, सही बात है। नॉर्मल कंसंट्रेशन पाया जाता है बेटा 0.03 से लेके 0.4 तक, और अगर 0.05 तक हो जाए तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड डैमेजिंग हो जाएगा। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विद विच कैन बी ग्रोन इन CO2 इनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। तो कहते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप मतलब ऐसी फसल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 गैस एटमॉस्फेयर में लेयर बना देती है, जिसके कारण वहां का एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ग्रीन हाउस प्रिपेयर्ड करते हैं। लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो कहते हैं CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कहते हैं लाइट लिमिटिंग नहीं होती है। यूजुअली बेटा टोटल पार का 2 से 10% ही पौधे यूटिलाइज करते हैं, जिनमें से सैचुरेशन पॉइंट क्या है 10%। तो लाइट कभी भी लिमिटिंग नहीं होती। तो तीनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 92, इन क्रेंज एनाटॉमी द बंडल सीज सेल्स है। तो कहते हैं बेटा C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। तो कहते हैं जो बंडल सीज सेल्स होते हैं लार्ज थिक वॉल्ड, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होगी। ऐसा अरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा करना होता है। और विदाउट इंटरसेलर और थिक वॉल्ड इसलिए किया जाता है जिससे कि कोई भी बाहरी गैस उसके अंदर ना जा पाए। तो थिन वॉल तो हटा दीजिए, थिक रखिए, मेनी इंटरसेलुलर हटा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर रेयल थिक, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कई लेयर की थिकनेस होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा फोटो मतलब लाइट, फास्फोराइलेशन मतलब ATP का फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में ATP का फास्फोराइलेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले जहां ATP बन रहा है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बना लेता है ATP। तो ADP प्लस AMP नहीं होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में बना जाएगा ATP। 93 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जब कोई सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। इन दोनों स्टेप में बेटा आपका ATP बनता है। साथ ही साथ जब क्रेब साइकिल चलता है, जब सक्सिनिल को एंजाइम में बदलता है सक्सिनिक एसिड में, तब आपका GTP बनता है, वो भी आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। ETS में बेटा आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन चलता है, ध्यान रखिएगा। तो फास्फोराइलेशन 3 प्रकार के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस। तो बेटा केमी ऑस्मोसिस में कहते हैं जब ग्रेना थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे आपका लाइट रिएक्शन चलती है तो ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और स्ट्रोमा साइड प्रोटॉन कम हो जाते हैं। जब ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार हो जाता है तो ये प्रोटॉन बेटा CF0 और CF1 के जरिए बाहर निकलता है और ATP बनाता है। तो भैया यहाँ पे क्या सही नहीं है, तो बहुत बार पूछा गया है। तो पहले में यहाँ पे ग्रेडियंट किसका तैयार करते हैं, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट नहीं करते हैं, कई बार पूछा गया है। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट सही हो गया, जबकि गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक बार पूछा था कि इनमें से कौन सी घटना आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में नहीं होती है, तो ऑप्शन दिया था जैसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर,
प्लास्टोक्विनोन वाला प्रोटॉन देना, NADP रिडक्टेज, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनना, तो इलेक्ट्रॉन वाला गलत हो जाएगा। मूवमेंट होगा प्रोटॉन का मेम्ब्रेन के अक्रॉस और स्ट्रोमा की तरफ जाएगा, NADP प्लस से बन जाएगा NADPH2, स्ट्रोमा साइड होगा जिससे कि प्रोटॉन कम हो जाएगा स्ट्रोमा में, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 95, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस। सही बात है बेटा, सनलाइट की एनर्जी जो फिजिकल एनर्जी है उसकी मदद से बेटा आपका बनता है C6H12O6, यानी बॉन्ड एनर्जी में, यानी केमिकल बॉन्ड, तो फिजिकल केमिकल है। ग्लाइकोलिसिस में जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता था 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहां पे बेटा ऑक्सीडेशन से NAD प्लस रिड्यूस होके बनाता था NADH2, और कहते हैं ये NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बना है ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे उसका ETS में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होके ATP बन जाएगा। एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP, तो दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द गिवन डायग्राम या फिगर। अब यहाँ पे देखिए, यहां से जो आ रहा है ये आने के बता रही है, इसकी लेबलिंग नहीं है, ये कह रहे जो आ रहा है, तो आ रहा है तो भाई ये क्या आ रहा है, HNU यानी फोटॉन। फोटॉन का रिसीवर क्या होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर या एंटीना मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल, सी है ना, ये इसको जो रिसीव करेगा ये हो जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर, और बेटा अगर यहाँ पे PS2 होगा तो ये एक्सेप्टर होगा फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसाइनिन। और ये जो रिसीवर है इसको हम लोग बोलते हैं ये वाला, ये जो शुरुआत वाला ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा एंटीना मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा ये जो बीचों बीच है जो डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर रहा है, जिससे निकल के जा रहा है, तो ये वाली लेबलिंग जो यहां से उठाया C वाला, ये हो जाएगा चीफ रिएक्शन सेंटर या रिएक्शन सेंटर। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। ए हो गया फोटॉन, तो फोटॉन दो ऑप्शन में, बी हो जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, सी हो जाएगा रिएक्शन सेंटर। बाकी एंटीना मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल का लेबलिंग किया हुआ था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 97, इन फोटो रेस्पिरेशन विच मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। तो कहते हैं जब RuBP जो 5 कार्बन का कंपाउंड था, जब ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है, एंजाइम होता है रुबिस्को, क्योंकि रुबिस्को दोनों से जुड़वाने की हिम्मत रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे बेटा एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का बनता है और एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का। 3 कार्बन वाला तो जो केल्विन साइकिल में बनता है वही है फास्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन 2 मॉलिक्यूल वाला का नाम है फास्फोग्लाइकोलेट। तो क्या क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लाइकोलेट, तो दोनों बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। नहीं भाई, लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना थैलाक्वाइड होती है। अब देखिए पहला गलत हो गया, देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे पहला है तो नहीं होगा, पहला है तो नहीं होगा, आल में तो पहला आता ही है, तो आंसर अपने आप क्या हो गया 2, 3, 4 यानी थर्ड। तो एक तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन हम पूरा सॉल्व करा देते हैं आपको। लाइट रिएक्शन में बेटा ग्रेनअप होती है, ATP और NADPH2 दोनों बनता है। जब डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है तो ATP बनता है, और जब PS1 का इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है NADP प्लस तो बनता है NADPH2। स्टोमा कहाँ, स्टोमा में डार्क रिएक्शन पाई जाती है, एंजाइमेटिक या बायोसिंथेटिक फेज कहलाती है। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं होती, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो कि ATP और NADPH2 होता है उस पर डिपेंडेंट करती है। तो क्वेश्चन निहायत ही आसान हो गया आपका प्रो मेथड से। मैचिंग का क्वेश्चन है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अब बेटा इसको मैच करने का देखिए सिंपल सा तरीका मुझे जो याद रहता है, ये ज़ैंथोफिल है, और ज़ैंथोफिल में अगर मैं बेटा एक डंडा हटा दूं तो क्या हो जाएगा Y, Y से क्या बनता है येलो।
तो ज़ैंथोफिल की मैचिंग किससे हो गई? येलो के साथ, यानी C3 दो ऑप्शन में था। अब येलो से पहले क्या आता है? ब्लू एंड ग्रीन, और येलो के बाद क्या आता? ऑरेंज। तब ये हो गया क्लोरोफिल ए का, ये हो गया क्लोरोफिल बी का, और ये हो गया बेटा आपका कैरेटिनोइड का, क्योंकि ज़ैंथोफिल ऑलरेडी हो गया। तो ये सारे आपको याद हो गए। ज़ैंथोफिल येलो, क्लोरोफिल ए हो जाएगा ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी हो जाएगा येलो टू येलो ग्रीन, और कैरेटिनोइड हो जाएगा येलो टू येलो ऑरेंज। तो ए हो जाएगा ब्लू ग्रीन, बी हो जाएगा येलो ग्रीन, कैरेटिनोइड येलो टू येलो ऑरेंज। सामने सामने मैचिंग हो गई 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिगर दिया है और ए और बी और सी के बारे में पूछा है। तो सर जरा फिगर को आपके लिए बड़ा कर दें जिससे आपको दिख जाए कि क्या पूछ रहा है। अब देखिए जरा, ये ए है, ये बी है, और ये बेटा आपका सी। तो सबसे पहले तो देखिए थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, बाहर स्टोमा है, तो ये वाला एरिया क्या हो गया? ल्यूमन। तो सी हो गया ल्यूमन, तो दो ऑप्शन तो चला गया आपका, सी हो गया ल्यूमन। ये PS2 हो गया, ये PS1 हो गया, और बीच में पाया जाता है साइटोक्रोम B6F का लेबलिंग होती है। तो ए हो जाएगा साइटोक्रोम B6F। देखिए कितना आसान हो गया, ल्यूमन और साइटोक्रोम B6F पहले में मिल गया। अल्टीमेट जो PS1 को इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो गया? प्लास्टोसाइनिन। ये हो जाएगा प्लास्टोक्विनोन। फियोफाइटिन का यहाँ पे लेबलिंग नहीं होती है, हालांकि सीक्वेंस था PS2, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, PS1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 101, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बेटा दो फेज होता है, लाइट एंड डार्क फेज। लाइट फेज में आपका वाटर की स्प्लिटिंग होती है जिससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट लुमेन में बढ़ जाएगा, वाटर इज ऑक्सीडाइज, CO2 डार्क फेज में रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाएगी, एनाबोलिक रिएक्शन होती है। सारी बातें क्या हो गई? सही। वैसे भी जब आल दिया जाए तो आपको ध्यान से सारा पढ़ना होता है। विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस? तो CO2 रिडक्शन अभी बताया मैंने डार्क रिएक्शन में होता है, बायोसिंथेटिक फेज कहलाता है। वाटर का ऑक्सीडेशन लाइट रिएक्शन में होता है, PS2 के साइड पे होता है और इनर साइड होता है, यानी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एट PS2। डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक फेज होती है और इसी को बोलते हैं बेटा बायोसिंथेटिक फेज। 102 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 103, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद? तो वाटर की स्प्लिटिंग अभी बता दिया भाई, आसान हो गया आपका। PS2 पे इनर साइड होगा, मेम्ब्रेन पे होगा ध्यान रखना, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदरूनी साइड जिधर ल्यूमन होता है। और कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन से एलिमेंट इसका फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसका नाम होता है MnCl, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। तो 104 में अगर हम देखें बेटा, तो 104 में दिया है कि रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन थैलाक्वाइड एंड कंज्यूम बाय रिएक्शन इन स्टोमा। तो इनमें से कौन है जो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है? ATP और NADPH2, जिसका इस्तेमाल कहाँ हो जाता है बेटा? स्टोमा में। देखिए कितना गूढ़ रहस्य है, इसीलिए अगर स्टोमा में NADPH2 का इस्तेमाल होना है तो NADPH2 बनता किधर? स्टोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ATP CF0 और CF1 से निकल के कहाँ आ जाता है? स्टोमा साइड में। इसीलिए देखिए पूरा व्यवस्था रहता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। भाई लाइट की एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों का कंपोनेंट होते हैं, नॉट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, बिल्कुल सही है। इसकी एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, ये 680 नैनोमीटर, लेकिन बेटा इसका डिस्कवरी के हिसाब से नाम रखा गया था, तो असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। एक ही ऑप्शन था जिसमें असर्शन फॉल है। क्वेश्चन नंबर 106, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। तो बेटा देखा एंटीना मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल भी है, लेकिन एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का वो क्या बनाएगा? चीफ रिएक्शन सेंटर। तो सही है। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
तो ईटीएस के समय इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं होता, अल्टीमेटली वो ऑक्सीजन को पहुंच जाती है। लेकिन जब डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है तो उससे निकली हुई एनर्जी से प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार करते हैं और उस ग्रेडियंट के जरिए हम एटीपी बनवा लेते हैं। तो दोनों बातें सही, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 107, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। तो बेटा नॉन साइक्लिक मतलब जेड स्कीम, जिसमें ग्रेना थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे चलता है, PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एटीपी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा, लास्ट में NADPH2 बनेगा और PS2 पे वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड मोस्ट करेक्ट। लेकिन अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो स्ट्रोमा लैमेली पे चलता है, जहां पे खाली PS1 पाया जाता है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनेगा। तो किसका हो जाएगा? साइक्लिक का, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें साइक्लिक कब होगी, एक तो स्ट्रोमा लैमेली पे पाया जाएगा बेटा, और साथ ही साथ जब लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर प्रेजेंट हो, और साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोमा लैमेली पे क्या नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 108, ये फिगर देके पूछा है, तो भाई PS2 और PS1 दोनों है, तो कैसा हो जाएगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। PS2 पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, MN और Cl चाहिए होता है। PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ATP भी बनता है और NADPH2 बनता है, जेड स्कीम भी कहलाता है, होता है ग्रेना थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे। C2 साइकिल फोटो रेस्पायरेशन का दूसरा नाम है, क्योंकि 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। फास्फोग्लिसरेट केल्विन साइकिल में बन चुका है, उसका नाम C3 रख चुका है, इसलिए इसका नाम C2 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन। तो जब RUBP कंबाइन कर ले CO2 के साथ, तो रेबुलोज बिसफॉस्फेट कंबाइन में CO2 बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। इन C4 प्लांट प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन करता है मेसोफिल सेल और बंडल सी सेल में। ये हो गया आपका मेसोफिल सेल, ये हो गया आपका बंडल सी सेल। तो इनके बीच में जो गैप होता है, इसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब बेटा यहां पे देखिए, फास्फोइनॉल पायरुवेट जब कंबाइन करता है CO2 के साथ, बनाता है 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। तो ये 4 कार्बन यहां आएगा, 4 कार्बन से CO2 निकल जाएगा, तो बचा कितना? 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, दोबारा यहां आ जाएगा, फिर रीजनरेट कर लेगा। तो 4 से 3, 3 से 4, सिंपल सा है। ऊपर वाला में ज्यादा से CO2 निकलना है, अरे वैसे भी जानते हो केल्विन साइकिल में CO2 चाहिए। यहाँ 4 कार्बन का बना होगा, अंदर चला गया 4 कार्बन का, एक CO2 दे दिया, बचा कितना? 3 कार्बन का। C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल टू बंडल सी सेल, आसान हो गया। C4 एसिड उल्टा हो गया है तो गलत। C3 एसिड फ्रॉम बंडल सी टू मेसोफिल, हमेशा याद करना, ऊपर वाला मेसो नीचे बंडल। तो 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो A और D सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नाम बोले तो यहाँ पे मैलिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, वो यहाँ आता है, और पायरुविक एसिड का यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो 110 का आंसर हो जाता है फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करती है? तो ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, 6 कार्बन का टूट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जब पायरुविक एसिड होता है बेटा, 3 कार्बन का बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, इसमें भी 3 कार्बन है, तो सेम सेम है, तो CO2 नहीं निकलेगा। लेकिन एल्कोहलिक कंसंट्रेशन फर्मेंटेशन में आपका बेटा जब 3 कार्बन का पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, तो यहाँ पे 2 कार्बन का बनना, इसलिए CO2 निकल जाता है। एरोबिक में CO2 कब निकलता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में और क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में जब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बदलता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, तब निकलेगा, और जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बदलता है सक्सिनिल कोएंजाइम A में, तब निकलता है। तो 111 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 112, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड
डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। बिल्कुल सही है, अगर NaDH2 होगा तो 3 और FaDH2 होगा तो 2। अगर ये होगा तो क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ATP और FaDH2 2 मॉलिक्यूल, तो एक्सप्लेनेशन में भी आ जाएगा, बता रहा है कि भैया क्यों डिफरेंट है। इन द ब्लू एंड रेड रीजन सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पूछा गया ब्लू एंड रेड रीजन में। लेकिन अगर एक लाइट सिंगल पूछा जाए तो व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट में आपके सातों कलर पाए जाते हैं। स्ट्रोमा लैमनी लैक PH2 एंड NADP रिडक्टेज, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है स्ट्रोमा लैमनी पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, जहां पे खाली PS1 पाया जाता है, जबकि ग्रेना थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे PS2 और NADP रिडक्टेज और PS1 सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एट लो लाइट कंडीशन नाइदर C3 C4, भाई लाइट कम है और CO2 ज्यादा है। CO2 कितना हो भाई, जब एनर्जी है नहीं तो काम कहां से होगा? तो पहली बात तो CO2 ज्यादा हो, फिर लाइट ज्यादा हो, फिर CO2 कम बेसी होगा तो देखा जाएगा। अगर कहते हैं हाई लाइट हो और CO2 नॉर्मल हो तो C4 ज्यादा काम करेगा, C4 में फोटो रेस्पिरेशन कम है। तो बढ़िया लाइन रहा, पहला सही हो गया, हालांकि हाल दिया तो देखना पड़ेगा। C4 प्लांट अटेन सैचुरेशन एट मच CO2 कंसंट्रेशन 360 μl पर लीटर, और जबकि C3 बेटा आपका 450 के बियॉन्ड होगा, क्योंकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने की भी संभावना होती है C3 प्लांट में। इस वजह से करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट, कमी पड़ रही है, और चाहिए तब इनका काम चलेगा, क्योंकि कुछ वेस्ट हो जाता है जब फोटो रेस्पिरेशन प्रक्रिया। तो 114 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट जेड स्कीम? जेड स्कीम बड़ा नॉन साइक्लिक वाले की बात कर रहे थे। चलिए देखिए क्या लिखा है, फोटोकेमिकल फेज, तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में ट्रैप किया जाता है। इट विल बी अकर इन स्ट्रोमा लैमनी एंड ग्रेमा लैमनी बोथ, तो जेड स्कीम दिया है ना, तो इसलिए बेटा आपका स्ट्रोमा लैमनी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे भी ग्रेना थाइलाकॉइड में ही खाली आपका PS2 और PS1 दोनों पाया जाता है, जेड स्कीम तभी चलेगी जब दोनों होगा। तो गलत हो गया, और लग रहा है आंसर यही हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। वाटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और NADP प्लस उसका फाइनल एक्सेप्टर होगा, बिल्कुल। PS2 पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, प्रोटॉन भी निकलेगा और इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। इलेक्ट्रॉन PS2 से जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, अल्टीमेटली PS1 को चला जाएगा, और PS1 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा NADP प्लस को। एंजाइम रिक्वायर्ड, तो जेड स्कीम में एंजाइम की जरूरत होती है, जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, तो सही है, नंबर लीफ का ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, साइज बड़ा होगा एरिया ज्यादा हो जाएगा, एज नया लीफ होगा तो बहुत अच्छे से आपका फोटोसिंथेटिक अपरेटस काम करेंगे। मीजोफिल सेल एंड क्रोमोप्लास्ट, भाई क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं आता, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए था। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन होना चाहिए था, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नॉट पूछा, अच्छा नॉट अफेक्ट पूछा है भाई साहब, तो ये तो अफेक्ट करता है, ये गलत हो गया, ये CO2 होना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों हैं जो नॉट अफेक्ट करते, ध्यान रखना। फैक्टर अफेक्टिंग पूछता तो पहला हो जाता, फैक्टर नॉट अफेक्टिंग पूछा है तो फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ये बेटा आपका केल्विन साइकिल का फिगर दिया गया है, तो जब रूबलोज बिसफॉस्फेट 15 CO2 से कंबाइन करेगा तो यहाँ पे बनेगा फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, तो B हो जाएगा PGA, और इस स्टेप का नाम होता है कार्बोक्स, अच्छा बना हुआ है, स्टेप का लेबलिंग करना है, स्टेप की लेबलिंग हो जाएगी कार्बोक्साइलेशन। अब बेटा जब फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होता है तो स्टेप का नाम हो जाएगा रिडक्शन, और ए हो जाएगा बेटा आपका रीजनरेशन। अब इसमें कठिन क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया, ABC, तो पूछा क्या है, B कार्बोक्साइलेशन, A रीजनरेशन, C रिडक्शन, C कार्बोक्साइलेशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है, नॉट करेक्ट। 3 स्टेप में होता है कार्बोक्साइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, याद कर लीजिएगा। मोस्ट क्रूशियल स्टेप पूछा जाएगा तो क्या यूज कर लेंगे बेटा आपका कार्बोक्साइलेशन।
रिडक्शन स्टेप में एक टर्न केल्विन साइकिल में 2 एटीपी और दोनों NADPH2 का इस्तेमाल होता है और रीजनरेशन में 1 एटीपी। तो टोटल एक टर्न केल्विन साइकिल में 3 एटीपी और 2 NADPH2 यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118, विच फंक्शंस एज हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो बेटा अगर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में तो बेटा हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2O भी यूज हो सकता है, H2S भी हो सकता है। तो आंसर तो आपका दोनों आएगा। अब यही तो दिक्कत है कि इनको लिखना चाहिए था, लेकिन अगर मान लो मजबूरी हो तो तुम समझ जाना कि ये ऐसा पूछ रहे हैं कि जो एन ऑक्सीजनिक मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो सपोज दैट जब ऐसी दुविधा की स्थिति आ जाए साहब, तो समझ जाइए कि एग्जामिनर थोड़ा सुपरफिशियल बना दिया है, आंसर आप सेकंड लगा के आ जाइएगा, लेकिन हम आपको करेक्शन करवा देंगे। लेकिन अगर आपको भाई नीट में थोड़ी कह ना भैया करेक्शन करावा, जैसे न्यूलैंड में टेस्ट होता है तो आप टेस्ट के बाद बोल भी सकते हो कि सर इसमें दोनों आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर बेटा पूछा जाएगा तो आप क्या चूज करोगे, तो सेकंड चूज कर लीजिएगा। बैक्टीरियल में जो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है वहां पे तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पे वाटर होता है एज अ हाइड्रोजन डोनर। ठीक है ना। बाकी जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वाले होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें कैसी होती बेटा H2S एक्ट एज अ हाइड्रोजन डोनर। इसलिए शायद कार्नेलियस सामने H2A लिखा था। H2A का मतलब कुछ भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 119, in addition to 12 molecule of NADPH2 the energy required for the synthesis of 1 mole of hexose by C3 and C4 pathway। तो भाई 12 मॉलिक्यूल NADPH2, तो NADPH2 दोनों में कॉमन है, लेकिन C3 में 18 ATP, तो यहाँ पे बेटा आपका 30 ATP, तो 18 एंड 30 ATP मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। आंसर हो जाएगा थर्ड। फार्मूला लिख सकते हो 6 12 18, 6 12 30। ये CO2 है, ये NADPH2 है, ये ATP हो जाता है। एक टर्न 6 CO2 और बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज मतलब कि ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 120, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग इज आर फॉर्म्ड। तो भैया क्या बनता है लाइट रिएक्शन में, जेड स्कीम जो होती है, ATP बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ATP और ऑक्सीजन, NADPH2 हाइड्रोजन बाद में देता है तो हाइड्रोजन डोनर भी कहा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन डोनर भी बोल सकते हैं या प्रोटॉन डोनर, जो CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनवाएगा। तो बेटा ये रहा डिस्कशन। अब आगे का डिस्कशन करने आ रहे हैं शैलेंद्र सर, फिर आएंगे एलिस सर। बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, छोटी छोटी गलतियों को मिनिमाइज करिए, और जो भी पॉइंट हैं आपको जैसे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको बनाते जाइए और तैयारी को पुख्ता करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। So now question number 121st. Given below are two statements, electron transport system is present in the inner mitochondrial membrane. तो ये सही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETS प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं प्लस मोबाइल कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करेंगे और उसका ब्रेकडाउन जो होगा वो ATP प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो ये सही है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। ग्लाइकोलिसिस ये कॉमन है, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस होगा ही होगा। पायरुविक एसिड बनेगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, और इसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। तो उसका अगर अनअवेलेबल है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें दिया हुआ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले लिंक रिएक्शन,
लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। और इसमें जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बनते हैं NAD2H, FADH2 और ग्लाइकोलिसिस में जो NAD2H बना था और लिंक रिएक्शन में जो NAD2H बना ये भी यूटिलाइज होगा ETS के थ्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर इज 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 इन ETS कॉम्प्लेक्स 1। तो यहाँ पर टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। पांचवा कॉम्प्लेक्स जो है इसे बोलते हैं ATP सिंथेज। ये 5th कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेज। 2 कंपोनेंट्स हैं FO एंड F1। ATP सिंथेज की एक्टिविटी होती है F1 में। तो कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजिनेज, NAD2H जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बने थे हमारे क्रेब्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में और ग्लाइकोलिसिस में, वो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करेंगे, एंटर करता है। इसके बाद FADH2 ये आता है कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये है कॉम्प्लेक्स 2। ATP सिंथेज ये यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स 5। तो आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 out of 38 molecules of ATP produced during aerobic respiration of glucose, the net ATP production directly and indirectly in glycolysis, pyruvate to acetyl coenzyme A formation and Krebs cycle। तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल जो अगर पूछा जाएगा तो 8 टोटल बनते हैं 8। डायरेक्ट ATP का जो गेन होता है वो होता है 2 ATP का और इनडायरेक्ट इसमें 6 ATP। NAD2H जो बनता है 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो एक NAD2H से 3 ATP, तो 2 से 6 और बाकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 बनते हैं, 2 का लॉस हो जाता है तो 4 - 2 ये 2 ATP का गेन होता है। तो टोटल 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में। इसके बाद फिर क्रेब पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में ये लिंक रिएक्शन कहलाती है और लिंक रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर NAD2H बनेगा और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसका मतलब ये 6 ATP। और इसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर 3 NAD2H, एक सिंगल क्रेब्स साइकिल की बात की जाए तो 3 NAD2H और 2 होंगे तो 6 NAD2H और 3 ATP, मतलब ये 18 ATP NAD2H से और 2 FADH2 बनते हैं और 2 FADH2, एक FADH2 से 2 ATP तो 4 ATP ये हो गए। प्लस यहाँ पर डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 2 क्रेब्स साइकिल होंगी तो यहाँ पर 2 ATP। 18 4 22 और 2 24, 6 30 और 8 38। तो ये टोटल 38 ATP इस तरह से यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के थ्रू। क्रेब्स साइकिल में तो 8 6 14 और 24 ये, 18 4 22 और 2 ये। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट अगर देखा जाए, व्हेन ट्राइपामिटिन इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन द RQ इज 0.7। ये सही है। 102 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये होता है 145, ये वैल्यू आएगी 0.7। RQ वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल yields a net gain of 2 ATP molecules during fermentation। तो ये ठीक है। 2 ATP मॉलिक्यूल का फ़ायदा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड जो ग्लूकोज में है और उससे में भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल yields a net gain of 38 molecules during aerobic respiration, ये भी ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP, एनारोबिक में 2, RQ यहाँ पर 0.7।
तो इस करेक्ट स्टेटमेंट होगा चौथा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम सुक्रोज अप टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच एंजाइम इज आर इन्वॉल्व। तो ये सुक्रोज से अगर शुरू किया जाएगा तो सुक्रोज को पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा, डाइसैकराइड है ये मोनोसैकराइड्स हो गए। यहाँ पर एंजाइम होता है इन्वर्टेज, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में और ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज और ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। एटीपी यहाँ पर खर्च होती है, एडीपी में कन्वर्ट हो गई और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, ये दो यहाँ पर एंजाइम हुए जो इसमें यूज होंगे। ए एंड बी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। Now question number 126. Pyruvate which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in cytosol after it enters in mitochondrial matrix undergoes. तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे, तो ग्लूकोज से बनेगा यहाँ पर पायरुविक एसिड में होंगे 3 कार्बन। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा जहाँ पर ये लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, NAD प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, चेंज हो जाता है ये NAD2H में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर बोला जाएगा इस स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें कोएंजाइम्स वगैरह भी हैं जैसे NAD है, FAD है, कोएंजाइम A है, प्लस थाइमिन पायरोफॉस्फेट भी है, लाइपोएट भी होता है और इसमें ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और ये भी होना चाहिए था 2 and 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लाइट सिट्रिक एसिड। तो ये पहला प्रोडक्ट, ये क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है जो लिंक रिएक्शन में बना था, ये 2 कार्बन का है। ये लास्ट प्रोडक्ट जो क्रेब्स साइकिल का है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का, इससे कंबाइन होगा, प्लस यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा, ये चेंज होगा सिट्रिक एसिड में, ये इसी को बोलेंगे साइट्रेट। और यहाँ पर एंजाइम होगा साइट्रेट सिंथेज। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंजाइम साइट्रेट सिंथेज, बनेगा पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। तो 4th इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128. Substrate level phosphorylation occurs in glycolysis when there is conversion of तो bis-phosphoglyceric acid 1,3 bis-phosphoglyceric acid, ये जब चेंज होगा 3-phosphoglyceric acid में, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट था ये रिमूव होगा, ADP एक्सेप्ट करेगी इस फॉस्फेट को, कन्वर्ट हो जाती है ATP में, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है। एंजाइम होगा यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज बोला जाएगा। दूसरा फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये 10th स्टेप है यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पर भी जो फॉस्फेट ग्रुप था ये रिमूव होगा,
ये ATP के फॉर्मेशन में हेल्प होगा, प्लस यहाँ पर चेंज होगा ये पायरुविक एसिड में, और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुवेट काइनेज। तो ये आंसर हुआ इसका सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो ये सिंगल स्टेप है, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा, एंजाइम हुआ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं रिलीज होती है, सिंगल स्टेप में होता है। जब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो ये पहले चेंज होता है एसिटल्डिहाइड में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। इसके बाद एसिटल्डिहाइड फिर एथिल अल्कोहल में चेंज होता है, तो और ये यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा ये कन्वर्जन, और ये 2 स्टेप में हुआ है। तो पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, ये सही है। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन 7% जो ग्लूकोज में स्टोर्ड एनर्जी है वो लेस देन 7% उसका रिलीज होगी, और उससे भी कम ATP के फॉर्म में स्टोर होगी, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इन ATP। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 129 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130। What happens when alpha ketogluteric acid is converted into succinic acid? तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ये क्रेब्स साइकिल में बनता है, 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, और जब ये कन्वर्ट होगा किसमें, सक्सिनिक एसिड में, तो सक्सिनिल कोएंजाइम A एंड देन सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिमूव होगी प्लस NAD2H का फॉर्मेशन होगा, रिडक्शन ऑफ NAD टू NAD2H, ये यहाँ पर सही है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगी NAD प्लस उसको एक्सेप्ट करेगा, तो रिडक्शन ऑफ NAD प्लस टू NAD2H, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A? तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A, और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन NAD2H का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन जो रिमूव होगी NAD प्लस इसको एक्सेप्ट करेगा, NAD2H में ये चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल होता है। तो यहाँ पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है, और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कोएंजाइम A यूज़ होगा, NAD यूज़ होगा, FAD यूज़ होता है, प्लस थायमीन पायरोफॉस्फेट एंड लाइपोएट, ये सारे यहाँ पर यूज़ होते हैं। और इस स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। तो जो नहीं होगा पूछा गया है, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन नहीं होगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो 2 and 3 आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। Match the growth regulators given in column 1 with their action given in column 2 and choose the correct combination from the options given below. तो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज FADH2 इसके थ्रू एंटर करेगा, ETS में इलेक्ट्रॉन देगा, हाई पावर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होगा। कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स सही है। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 इसमें बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C होगा।
कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है सामने ही, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 5 ये एटीपी सिंथेज। तो मैचिंग यहाँ पर सामने ही है, आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, हाउ मेनी NADH will be produced during the production of molecule of acetyl coenzyme A from one molecule of pyruvic acid? NADH will be produced during the production of molecule of acetyl coenzyme A from one molecule of pyruvic acid। तो जब pyruvic acid से acetyl coenzyme A यहाँ पर बनेगा एक NAD2H, 1 NAD2H, एक पायरुविक एसिड। अगर दो होते तो 2 NAD2H। टोटल यहाँ पर लिंक रिएक्शन में 6 ATP, क्योंकि एक NAD2H से मिलते हैं हमें 3 ATP, और ये थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेंगे। तो आंसर है यहाँ पर 133 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? प्रोटीन डिग्रेडेड बाई प्रोटीएजेस, प्रोटीन का डिग्रेडेशन प्रोटीएजेस की मदद से सही है। फैट्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन प्लस फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, तीसरा फैटी एसिड तो ये ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये भी सही है। क्रेब्स साइकिल कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन नहीं, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और इसके बाद भी, तुरंत बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर गलत दिया हुआ। रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक, दोनों में यूज होता है, तो ये भी सही। आंसर हुआ यहाँ पर 134 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135, टोटल इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। तो इनडायरेक्ट एटीपी जितनी बनेंगी ग्लाइकोलिसिस में, तो इनडायरेक्ट बनती है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, जब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तब यहाँ पर NAD2H का फॉर्मेशन होगा, और ये थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक NAD2H है तो 3 ATP, और चूंकि ये 2 बनते हैं 2 NAD2H, तो ये 6 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो टोटल इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस ये हो गई 6। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विद एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। एटीपी के साथ ग्लाइकोलिसिस में और क्या बनेगा? तो NAD2H, FADH2 बनता है क्रेब्स साइकिल में, NADP2H ये बनेगा फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पर होगा NAD2H। तो 136 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 137, एंजाइम फाउंड एंड अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स। तो क्रेब्स साइकिल के जो भी एंजाइम्स हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये किसका कंपोनेंट है? ये ETS का। ETS भी कहाँ पर होती है? इनर मेम्ब्रेन में। तो पूछा गया है फाउंड एंड अटैच टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स, तो बोथ 2 and 3। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138, कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा इसका, तो
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। अगर पार्शियल होता तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी जब होता है तो भी एथिल अल्कोहल बनेगा, ये भी पार्शियल ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स हैं, लैक्टिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एनर्जी। नेक्स्ट, टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईएमपी, एम्बडेन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे या ग्लाइकोलिसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू टोटल पूछा गया है। तो पहला तो यहाँ पे बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जब चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। दूसरा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जब ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है तब भी यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये 7th स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का और ये 10th स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। तो टोटल यहाँ पर 2 एटीपी, यहाँ पे 2 एटीपी, यहाँ पे 4 एटीपी, टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगी। तो आंसर हो गया 4 एटीपी। और अगर नेट गेन पूछा जाएगा डायरेक्ट एटीपी का तो 4 और 2 यहाँ पे खर्च होते हैं पहले और तीसरे स्टेप में। तो नेट गेन अगर एटीपी का पूछा जाए तो 2 एटीपी। तो 139 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, टोटल नंबर ऑफ साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व इन ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल नंबर ऑफ साइटोक्रोम्स, तो साइटोक्रोम B, C1, C ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, A3 टोटल हो गए 5। 140 इज फोर्थ। Now we move to other question. Question number 141. Which is the connecting link between glycolysis and Krebs cycle? तो कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से बनेगा पहले पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, मैट्रिक्स में ये चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, और एसिटाइल कोएंजाइम A फिर पार्टिसिपेट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा, साइट्रेट सिंथेज एंजाइम यूज होगा, बनेगा सिट्रिक एसिड, या इसी को बोलेंगे साइट्रेट। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम है इन्वर्टेज। सुक्रोज डाइसैक्राइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज होगा इन्वर्टेज के द्वारा। जाइमेज ये ईस्ट में प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल में। यहाँ पर एंजाइम होता है जाइमेज। हेक्सोकाइनेज, अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तब यहाँ पर एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। लाइगेज ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 142। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल सही है। ट्रायोज फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल पायरुविक एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो पायरुविक एसिड नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? एसिटल्डिहाइड। ये है यहाँ पर पायरुविक एसिड। यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, बनेगा एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, बनेगा एथिल अल्कोहल, और रिडक्शन होगा किसके द्वारा? NAD2H के द्वारा। NAD2H किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा NAD प्लस में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ ये NAD2H, ये बना था ग्लाइकोलिसिस में। एक्सेप्टर कौन हुआ? एसिटल्डिहाइड। तो पायरुविक एसिड यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था एसिटल्डिहाइड। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज ही नहीं होता है। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट 143।
Now we move to other question. Question number 144. Which statement is wrong for Krebs cycle? Krebs cycle के लिए कौन सा wrong है? There is one point in the cycle where FAD is reduced to FADH2. One point in the cycle FAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेगा और FADH2 में कन्वर्ट होगा, तो ये सही है। सक्सीनिक एसिड जब चेंज होता है फ्यूमरिक एसिड में, तब यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो एक ही स्टेप है क्रेब्स साइकिल में जहाँ पर FADH2 बनता है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सीनिल कोएंजाइमेट टू सक्सीनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड, ये भी ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है सक्सीनिल कोएंजाइमेट और सक्सीनिक एसिड के बीच में। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, ये गलत है। पायरुविक एसिड नहीं, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा सिट्रिक एसिड, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NAD2H, ये भी सही है। 3 NAD2H का प्रोडक्शन होता है एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में, तो आंसर हुआ यहाँ पर रॉन्ग क्रेब्स साइकिल के लिए। 144 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, साइटोक्रोम इज, तो साइटोक्रोम क्या है? आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट, ये रिडॉक्स एक्टिव प्रोटीन्स हैं। जो रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं उनको रिडॉक्स एक्टिव प्रोटीन्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, हीम कंटेनिंग होती हैं ये, और इसमें आयरन जो होता है ये पोरफायरिन के साथ कनेक्टेड है। तो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट। मेटैलो प्रोटीन होता तो सही था, बट ये मेटैलो फ्लेवो प्रोटीन, फ्लेवो यहाँ पर एब्सेंट है, फ्लेवो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एब्सेंट होता है, तो आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस में साइटोक्रोम B(C1), ये कॉम्प्लेक्स 3 है। साइटोक्रोम B(C1), ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। इसके और कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम A(A3), या इसी का दूसरा नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4। इनके बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ये होता है साइटोक्रोम C, तो B(C1)C(A)A3 सीक्वेंस हुआ यहाँ पर फोर्थ। 146। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, सही है ये। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो ये सही है। इन ETS 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD2H गिव राइज टू 2 ATP एंड 1 FADH गिव राइज टू 3, ये गलत। ये इंटरचेंज होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 3 और यहाँ पर होना चाहिए था 2, तो ये इनकरेक्ट है। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, ये भी सही है, इसीलिए इसको बोलते हैं ATP सिंथेज। प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर होगा? तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये क्रिस्टी हो गए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ पर जो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर ये एचाइन ग्रेडियंट, ये H+ ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मैट्रिक्स, और इसी का ब्रेकडाउन होगा जो ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है, 147 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 148, आउट ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज, 34 ATP मॉलिक्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम NADH FADH2, तो 6 ATP प्रोड्यूस होती हैं NAD2H के थ्रू, तो 2 NAD2H बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। इसके बाद फिर लिंक रिएक्शन में वहाँ पर भी 2 NAD2H, ये लिंक रिएक्शन में। फिर इसके बाद क्रेब्स साइकिल में 2 क्रेब्स साइकिल होती हैं, तो वहाँ पर बनेंगे 6 NAD2H, तो NAD2H होगा टोटल 6 4 10, ये क्रेब्स साइकिल में। टोटल ATP 2, तो यहाँ पर भी 6 ATP और यहाँ पर 6 18, 1 से 3 तो 18 ATP,
टोटल ये 30 आते हैं NAD2S से, और सिंगल जगह पे FADH2 बनता है, लेकिन 2 FADH2 होंगे, तो 2 FADH2 और एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 से कितने हो गए 4, तो 30 और 4 टोटल हो गए 34 ATP। ये इनडायरेक्टली बनते हैं NAD2H और FADH2 से, तो ये सही है। और ये लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी चेन ETS में, क्योंकि यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ETS के थ्रू मूव करेंगे, और हाई पोटेंशियल एनर्जी से जब लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिलीज एनर्जी यूज़ की जाती है प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करने में, और फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है जो यूज़ होगा ATP प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर आंसर हुआ रेस्पिरेटरी चेन, 148 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of carbohydrates and proteins? Biomolecules is common to respiration mediated, कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो हो और प्रोटीन्स में भी। तो यहाँ पर फाइनल कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ये कॉमन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज से ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम A, और यहाँ से प्रोटीन्स इनके ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स, और फिर ये यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो कॉमन हो गया यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A। नेक्स्ट है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। तो लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, ताकि एनर्जी जो हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो, ये इस एनर्जी को ग्रेजुअली रिलीज़ किया जाएगा ताकि यील्ड जो ATP की है वो बेटर हो सके, ATP यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो एफिशिएंटली एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पर स्टेप वाइज मैनर में ये रिलीज होगा। तो 150 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई हैव कवर्ड माय पोर्शन। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय माय फेलो पार्टनर डॉक्टर एलिस सर। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं और मैं आपको 151 टू 180 कराने वाला हूं। आपको पता है हम लोग RBTS 11 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, आपको क्या मैचिंग दी गई है और आप इसे मैच करिए। ह्यूमन यूरिन में सबसे पहले आइसोलेट किया गया ऑक्सिन हार्मोन, तो आपके पास यहां पर ऑक्सिन के लिए A का सेकंड हो जाना है। फिर जिब्रेला फ्यूजिकुराई, आपके पास वो फंजाई जिससे जिब्रेलिक एसिड को फाइंड किया गया था, तो ये 4 हो जाएगा। हेरिंग फिश DNA, इससे निकाला गया था साइटोकाइनिन, और फिश आपके पास एनिमल सोर्स है तो काइनेटिन के फॉर्म में निकाला गया होगा, याद है आपको। फर्स्ट हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए आपके इथाइलिन की बात की जाएगी, तो ये थर्ड हो जाएगा। और एज लीफ के लिए हम बात कर सकते हैं ABA एब्सिसिक एसिड, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो आपके पास सेकेंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से आंसर आपके पास सेकेंड आ गया है। हालांकि आप ये देखिए कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें चारों डिफरेंट बात लिखी हो, उसी पर आप डिफरेंट ऑप्शन दिया हो, उसी को आप देख लीजिए और एक ही से आंसर आ जाएगा। अगर आप देख लेते थे कि जिब्रेला फ्यूजिकुराई से जिब्रेलिक एसिड मिल रहा है तो B का 5, और B का 5 कहीं और नहीं दिया, सिर्फ एक ही मैचिंग से आपको यह आंसर मिल जाता। अगला देखिए, फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 है और आपको यह बात मैचिंग करनी। तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल कंपाउंड्स जो आपके पास डेरिवेटिव हैं किसके, आपके ऑक्सिन के, तो A का क्या हो जाएगा 4। अब A का 4 आते ही आपके पास ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया। अब देखिए जबकि ABA की बात करी जाए तो एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव होता है, तो वो है कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा थर्ड। आप देखिए जिब्रेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है टर्पीन का, सेकेंड हो गया। और साइटोकाइनिन की डिस्कवरी स्कूग एंड मिलर ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर, याद रखिएगा। तो आपके पास ये हो गया फर्स्ट, 4, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, और इस तरह से आंसर क्या आ गया 152 का फर्स्ट।
ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज अ करेक्ट मैचिंग। आप करेक्ट मैच निकाल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम विद वन ओपनिंग। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग बिहेव करे लाइक द माउथ और एनस, तो ऐसा आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कहलाता है, और ऐसा बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक कहलाता है। और इनकम्प्लीट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को यहां पर टिक लगाना है, तो डाइजेस्टिव विद सिंगल ओपनिंग, और जब सिंगल ओपनिंग की बात की जाएगी तो आप थर्ड से काउंट करिए। इनकम्प्लीट, ए का क्या हो गया, थर्ड, और ए का थर्ड देखिए यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, एक ही मैचिंग से आपका क्वेश्चन निकल गया। लेकिन बाकी आप भी देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम विद द टू ओपनिंग, मतलब माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग, और ऐसे प्लान को बॉडी आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है, और ऐसा सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। फिर क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाएंगी, और ओपन वेस्कुलर में वो ब्लड जो होता है वो ओपन साइनस या कैविटी में भरा रहता है। आंसर आपके पास क्या हो गया, 153 का अगेन फर्स्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है। लिखा हुआ है जिब्रेलिन इज यूजफुल इन अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर्स। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। जो जिब्रेलिन होता है वो अर्ली सीड प्रोडक्शन करवा देता है कोनिफर्स में, बिकॉज ये हेस्टन कर देता है। मतलब जो इसकी वेजिटेटिव फेज में जितना टाइम लगना है, वेजिटेटिव फेज को ये फास्ट करके आपके रिप्रोडक्टिव फेज को जल्दी ले आता है। जैसे माना वेजिटेटिव फेज में 3 साल लगते हैं, और आपके पास 3 साल के बाद आपके पास फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूटिंग, फिर सीड बनेगा। तो हमने वेजिटेटिव फेज को 2 साल का कर दिया, तो क्या सीड जल्दी नहीं मिल जाएगा? यही काम करता है जिब्रेलिक एसिड। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन लिखा हुआ है इथाफोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स। इथाफोन की बात तो सही है, लेकिन ये जिब्रेलिक एसिड के कम मतलब जो है ना रिस्पेक्ट में नहीं। और जब ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, और वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 154 का फर्स्ट हो जाएगा। 154 का क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। लिखा हुआ ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय। ऑक्सिन को कहां से आइसोलेट, मतलब किसके द्वारा आइसोलेट किया गया? तो अगार के प्लेट पर आइसोलेट किया गया था FW वेंट के द्वारा। किसके द्वारा? FW वेंट के द्वारा। जबकि डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने की, और सबसे पहले उसे अगार प्लेट से सेपरेट नहीं कर पाए थे FW वेंट, जबकि सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था इस ऑक्सिन को, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ऑक्सिन को आइसोलेट किया कहां पर? अगार प्लेट पर, लेकिन अगार प्लेट से सेपरेट आइसोलेट नहीं कर पाए थे, याद रखिएगा। आंसर क्या 155 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? लिखा हुआ है डीकैपिटेशन। सबसे पहले रिमूवल ऑफ क्या हो गया? ये रिमूवल ऑफ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का रिमूवल, अगर हमने कहा प्लिम्यूल के ऊपर का कवर रिमूव कर दिया, है ना, तो डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो अगर कभी भी आप जो है ना अपर पार्ट की डीकैपिटेशन कर दोगे तो शूट वाला पार्ट भी कट हो गया, अपर शूट। तो जब ये कट हुआ तो आपको वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ कराएगा, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद डीकैपिटेशन इज वाइडली यूज्ड इन टी प्लांटेशन। बिल्कुल, टी प्लांटेशन में अपर को काटते रहते हैं, जिससे हेज मतलब जो है ना ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं, टी लीव्स बढ़ेंगी। उसका एप्लीकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। डीकैपिटेशन इज यूज्ड फॉर हेज मेकिंग प्लांट। ये भी बात सही है, जितने भी झाड़ियों वाले प्लांट होते हैं उसके लिए भी डीकैपिटेशन का यूज करते हैं। ऑक्सिन इंड्यूस करता पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। ये भी बात सही है। और रैपिड ग्रोथ इन एपिकल बर्ड रैपिड ग्रोथ इन एपिकल बर्ड टेक प्लेस इन ड्यू टू ऑक्सिन। ये बात भी सही है। सारी की सारी बातें तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में। आंसर आपके पास 4 हो गया। क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। अगला देखिए, आगे लिखा हुआ है टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस।
माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप मतलब हमने क्या किया है, हम यहां पर सीड का जर्मिनेशन कर रहे हैं, माल्ट शुगर को हम मतलब जो ना माल्टोज को माल्ट शुगर में बदल रहे हैं। तो माल्टिंग का प्रोसेस को स्पीड अप करा जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो शुगर बना उसका फर्मेंटेशन करके एल्कोहल बनाया जाएगा। तो बताइए इस माल्टिंग के प्रोसेस में कौन सा पीजीआर यूज होता है, तो नाम याद रखिएगा जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। आंसर 157 का थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपके पास ब्रेक द सीड एंड बड डॉर्मेंसी। सीड और बड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करेगा, तो जवाब है इथाइलिन। बड की डॉर्मेंसी ट्यूबर में और सीड की डॉर्मेंसी पीनट में, याद रखिएगा। तो 158 का आंसर क्या हो जाना है, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 159, विच हार्मोन स्टिमुलेटेड द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। याद रखिएगा, मतलब प्लांट के अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, मतलब एडवर्स कंडीशन के दौरान क्या किया जाता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। उस टाइम स्टोमेटा को भी क्लोज किया जाता है, और स्टोमेटा के क्लोज के लिए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम है, नाम है ABA। एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा को क्लोज कराएगा, जबकि स्टोमेटा के ओपन करने में हार्मोन का रोल है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। तो आपके पास इथाइलिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं, जिब्रेलिक एसिड नहीं, जवाब क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर, बोलो बच्चा लोग। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 160, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द। भाई साहब ऐसा मतलब जो है ना, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स की बात कर रहे हैं जहां पर लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। तो ये बताइए कौन सी फेज ऑफ ग्रोथ है जिसमें डिवीजन पाया जाता है, जिस ऐसा टिश्यू जिसमें डिविजिबल सेल पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक कहलाता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ है, ये एलोंगेशन नहीं है, मैचुरेशन नहीं है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, लगातार नई सेल का ऐड होना मेरिस्टेमेटिक फेज को दर्शाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट कराना है, बताइए करना है। देखिए लिखा हुआ है द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का मतलब ही है कि कितनी ग्रोथ हुई है पर यूनिट टाइम, ये बात सही है। ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन इंक्रीज इन सेल नंबर। तो भैया आपको ये बात बताना, वैसे तो ग्रोथ का मेन रीजन है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब सेल का एलोंगेशन होना, प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना, लेकिन कभी कभी हम इनडायरेक्ट मेजर में ग्रोथ को मेजर करते हैं नंबर्स के बढ़ने में, हमने कहा लेंथ के बढ़ने में, आपने कहा सेल का साइज बढ़ने में, न्यू सेल ऐड होने में, सरफेस एरिया बढ़ने में। तो ये सब आपके पास नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना ग्रोथ को दर्शाएगा, सही दर्शाएगा। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट प्लॉट लीनियर कर्व एक्सप्रेस्ड LT बराबर L0 प्लस RT, ये बात सही है, ये भी बात सही है। अर्थमेटिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें एक सेल डिवाइड करे 2 सेल में, और 2 सेल में से एक सेल क्या करे, एक सेल डिफरेंशिएट हो जाए और दूसरी सेल फिर डिवीजन को जाए, एक सेल इसकी डिफरेंशिएट हो जाए फिर दूसरी सेल फिर डिवीजन पर जाए। इसका मतलब हर डिवीजन के बाद एक ही सेल बचे डिवीजन के लिए, इसका मतलब एक साथ डिवीजन और डिफरेंशिएशन। ऐसी ग्रोथ क्या कहलाई जाएगी, अर्थमेटिक, और इसमें लीनियर कर्व आता है, आपको पता है। लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट प्लॉट करते हैं, कर्व सिग्मोइड आता है, ये बात सही है, लेकिन यहां पर देखिए थोड़ी सी गलती कर दी। यहां पर होना चाहिए था W1 बराबर W0 E की पावर RT, ना कि R की पावर ET। दैट्स वाई ये बात गलत है। आंसर क्या बन जाएगा, 4। 161 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 4। अगला क्वेश्चन बता दो। लिखा हुआ डेवलपमेंटल हेट्रोफिली इज सीन इन। कहते हैं कि प्लांट में, कुछ प्लांट्स में ऐसा प्लास्टिक बिहेवियर देखा जाता है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के दौरान आपको डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर देखने को मिल सकते हैं जरूरत के अनुसार। जैसे कि लीव्स देखी जाती हैं,
लीव्स डेवलपमेंटल फेज में आपकी अलग शेप की लीफ हो सकती है और एनवायरमेंटल भी कुछ में अलग अलग तरह की शेप देखने को मिल सकती है। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली आर सीन इन जुवेनाइल फेज में अलग और आपके मैच्योर फेज में लीफ का स्ट्रक्चर अलग, और ऐसा कॉटन में भी दिखाई देता है, कोरिएंडर में भी और लर्कस्पर में भी। ये सारे के सारे डेवलपमेंटल हेट्रोफिली के एग्जाम्पल है। लेकिन कभी इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल तुमसे पूछा जाए तो आंसर बताना बटरकप। आपके पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अलग शेप की लीफ है, जबकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अलग शेप की लीफ। तो अगर वो आपसे यहां पर कहे कि इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली किसमें देखने को मिलती है, तो एनसीईआरटी में फोटो भी दिया हुआ है और वो है आपके पास बटरकप। ठीक है, हेट्रोफिली के सब एग्जाम्पल हैं, लेकिन डेवलपमेंटल, ये सब डेवलपमेंटल के हैं और वो एनवायरमेंटल का, ये डेवलपमेंटल है। ठीक है, अगला N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन इज, तो याद रखिएगा ये है आपके पास एडेनिन डेरिवेटिव, और यही डेरिवेटिव आपको एडेनिन डेरिवेटिव है, और ये एडेनिन डेरिवेटिव आपको बताना कौन से हार्मोन के लिए। तो N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, ये ग्वानिन डेरिवेटिव नहीं, स्ट्रेस हार्मोन नहीं, टर्पीन नहीं, ये एडेनिन डेरिवेटिव कहलाएगा। आंसर 163 का क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है विच इज करेक्ट फॉर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड के लिए आपको करेक्ट बात बतानी है, तो 100 जिब्रेलिक एसिड खोजे गए हैं जिन्हें हमने GA1, GA2, GA3 से आपको दर्शाया गया है, लेकिन जो आपके पास खोजा गया था जिब्रेला फ्यूजिकुराई से, तो वो था आपके पास GA3 सबसे पहले। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जिब्रेलिन एक्ट आर एसिडिक, भाई नाम में ही एसिड लिखा हुआ है, एसिडिक नेचर का है। जिब्रेलिन प्रमोट फ्रूट ऑन लॉन्गर टू एक्सटेंड अ मार्केट पीरियड, बिल्कुल, क्योंकि यही जिब्रेलिक एसिड जो होता है ट्री के ऊपर आपके लाइफ को बढ़ा देता है, मतलब जल्दी पकने नहीं देता है, जिससे मार्केट के लिए एक साथ फ्रूट नहीं पकते, और एक साथ अगर सारे खेतों में फ्रूट पक जाए, सबके ऐसा हो जाए, तो मार्केट के लिए वो दिक्कत वाली बात है, किसान को घाटा हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि जब एक साथ सारे मतलब जो ना क्रॉप आ गई एक साथ पककर, तो वो सस्ती भी हो जाएगी और खराब होने के भी चांस है। तो जिब्रेलिक एसिड का यूज करके हम उसका पीरियड बदल देते हैं कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, और मार्केट भी, और मतलब किसान को घाटा भी नहीं होगा और सही दाम पर किसान को फायदा होगा। तो ये सारी बातें सही हैं, 164 का 4 हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स और गैसेस। तो प्रमोटर में कौन आएगा, तो प्रमोटर में ऑक्सिन भी आ जाएगा भाई साहब, ऑक्सिन प्रमोटर है। उसके अलावा जिब्रेलिन भी प्रमोटर है, फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां पर एब्सिसिक एसिड नहीं है, साइटोकाइनिन है, तो ये वाला आपके पास 4 आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक के साथ हो गए। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो होगा वो एब्सिसिक एसिड है, थर्ड हो गया, और गैसियस फॉर्म में आपको C2H4 मतलब इथाइलिन मिलेगा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ। अगर कभी ये पूछता कि भैया पीजीपी और पीजीआई दोनों ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो नाम होगा इथाइलिन का। और इथाइलिन के बारे में पूछा जाता है कि ज्यादा पीजीपी है या पीजीआई, ज्यादा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, तो बोलना ज्यादा पीजीआई है देन द पीजीपी। तो बताइए, ए के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बी के लिए थर्ड, सी के लिए फिफ्थ, आंसर 4 दिख रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर से एक मैचिंग है, जिएटिन फ्लोरिजिन IAA 2,4-D। तो जिएटिन या काइनेटिन आपके पास किसका डेरिवेटिव हुआ, साइटोकाइनिन का, तो ए का क्या हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड देखिए 2 जगह नहीं दिया आंसर, आपके पास सिर्फ 2 बचे, 50-50 का मामला। फ्लोरिजिन वो हाइपोथेटिकल हार्मोन है जिसे हम मानते हैं कि फ्लावरिंग के लिए जरूरी है, हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि फ्लावरिंग के लिए मतलब जो है ना एक हार्मोन की जरूरत होती है, फ्लोरिजिन। तो ये हो गया आपके पास एक आर्टिफिशियल हार्मोन है आपके पास। आर्टिफिशियल मतलब कहने का मतलब ये है हाइपोथेटिकल हार्मोन है। और IAA,
IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गया या नेचुरल हो गया? ये नेचुरल हो गया बेटा, ये हो जाएगा 4, और 2,4-D सिंथेटिक हो गया, ये हो जाएगा सेकेंड। तो आंसर आप बताइए कौन सा बन गया? थर्ड, फर्स्ट, 4 सेकेंड। आंसर आपके पास 4 इजली बन गया है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल। तो भाई साहब सेल डिवीजन के बाद एलोंगेशन, एलोंगेशन के बाद मैचुरेशन आएगा, सेनेसेंस नहीं आएगा, गलत बात। मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर मैचुरेशन, फिर एलोंगेशन, और फिर आपके पास डेथ। तो एलोंगेशन के बाद मैचुरेशन आता, पहले मैचुरेशन नहीं आता। सेल डिवीजन, फिर एलोंगेशन, फिर मैचुरेशन और प्लाज्मेटिक ग्रोथ। एलोंगेशन के दौरान प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, गलत बात। मैचुरेशन के बाद नहीं होती। सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, सेनेसेंस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है सेल साइकिल का। 167, 4। आगे तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 168 बेटा। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड टू इरेडिकेट डाइकोटिलिडनस बीड बट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन मैच्योर मोनोकोटिलिडनल प्लांट। तो इन जनरल हम यहां पर देते हैं एक सिंथेटिक ऑक्सीजन को, और उस सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम है 2,4-D। तो यहां पर 2,4-D ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई हम आंसर 4 पर जा रहे हैं, नन पर जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ 2,4-D का नाम लिया हुआ है। अगला लिखा हुआ है प्लांट रिस्पॉन्सेस टू वाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन इज कॉज्ड बाय। तो आपके पास देखिए स्ट्रेस वाली कंडीशन में ये रिस्पॉन्स कौन देगा? तो भैया देगा आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और उसके नाम पर एब्सिसिक एसिड होता है। 169 का 4 हो जाएगा। 169 का क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन 170, और 170 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात करनी है। लिखा हुआ डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ये बात सही है। फिर उसके बाद नेचुरल साइटोकाइनेन आर सिंथेसाइज इन रीजन्स वेयर नॉर्मल सेल डिवीजन अकर्स। तो यहां पर नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है वहां पर आपके पास नेचुरल साइटोकाइनेन बन रहा है, तो ये वाली बात गलत हो गई। फिर लिखा प्लांट सेल हैज सेल वॉल हैविंग सेलुलोज एंड प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ये बात सही है। और सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टराइज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी ग्राफ आपके कोर्स में आएगा वो सारे के सारे सिग्मोइड होंगे बेटा, याद रखिएगा। तो ये वाली बात भी ठीक है। तो गलत जवाब छाटना था, तो आंसर आपके पास 170 का सेकंड आ गया है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा हुआ है मैच द कॉलम फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम। फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम आपको किसमें देखने को मिलेगा? यूफोरबिया में। फिल्लोक्लाइड के तौर पर हम बात कर रहे हैं, ए का फर्स्ट। अंडरग्राउंड स्टेम आपके जमीन कंद की बात कर लेंगे, ये हो जाएगा सेकेंड। अंडरग्राउंड रूट कैरेट हो गया, ये हो जाएगा थर्ड। और स्टिल्ट रूट शुगर केन और मेज में देखने को मिल जाती है, ये होगा फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आंसर आपका 171 का फर्स्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जिब्रेलिन। करेक्ट निकालना है किसके लिए? जिब्रेलिन के लिए निकालना है। जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम फंगस एंड हायर प्लांट। सही बात है, फंगस और हायर प्लांट से हमें जिब्रेलिन मिल जाता है। डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3 से। ठीक है। जिब्रेलिन ऑल्सो कंट्रोल्स द जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन का काम जिब्रेलिन का नहीं है, वो ऑक्सिन का है, सेल डिवीजन और जाइलम डिफरेंशिएशन। जिब्रेलिन प्रमोट करता है फ्रूट ऑन ट्री लॉन्गर एक्सटेंड टू मार्केट पीरियड, ये बात सही है। आपके पास सही बात निकालनी है तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ के लिए आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। अगला देख लीजिए, लिखा हुआ N6 फर्फुरल अमीनो प्यूरिन। ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, इंडोल एसिटिक एसिड मतलब IAA। तो N6 फर्फुरल अमीनो प्यूरिन ये किसके लिए है? काइनेटिन के लिए। किसके लिए?
काइनेटिन, और काइनेटिन जो होता है वो होता है आपका प्रिकर्सर किसका, साइटोकाइनिन का। 2,4-D, ये आपके पास जो 2,4-D है वो किसका आपके पास आर्टिफिशियल फॉर्म, या फिर हम इसे कहें सिंथेटिक फॉर्म, तो वो है ऑक्सिन का। किसका, ऑक्सिन का। और जबकि इंडोल एसिटिक एसिड भी किसका है, ऑक्सिन का। तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिन पहले, सिंथेटिक ऑक्सिन नहीं, जिब्रेलिन नहीं, नेचुरल ऑक्सिन नहीं, काइनेटिन पहले, सिंथेटिक ऑक्सिन और नेचुरल ऑक्सिन। आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। अगला आपके पास मैचिंग है एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो एब्सिसिक एसिड ABA क्या करेगा, जो आपके पास इनहिबिट करा देगा सीड के जर्मिनेशन को। तो ए का क्या हो जाना है, सेकंड हो जाना है, और ए का सेकंड यहां नहीं दिया गया, बात खत्म, 3 हो गए। इथाइलिन का काम होता है ब्रेक करा देगा सीड एंड बड डोरमेंसी को, बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, आंसर तो फर्स्ट हो गया है। साइटोकाइनिन की बात करी जाए तो ये आपके पास फर्स्ट बन जाएगा, डिले लीफ सेनेसेंस, और ऑक्सिन एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाएगा डाइकॉट के लिए, है ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 और 3rd। तो 174 का आंसर फर्स्ट हो गया। 175, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। जेनाइटल हर्पीज क्योरेबल है, नहीं, ये नॉन क्योरेबल है। जेनाइटल वार्ड्स नॉन क्योरेबल है, नहीं, ये क्योरेबल है। एमटीपी को इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं, यस। और फैमिली प्लानिंग 1981 गलत बात है, ये 1951 की बात सही है। तो आपके पास गलत जवाब निकालना था ना, कि सही ना, सही जवाब निकालना था, तो हो गया है आपका 3rd, 175 का 3rd। अगला, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट जनरली हैव। तो भाई साहब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इन जनरल जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। आंसर आपके पास 176 का 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, आप देखिए यूलोथेरिक्स स्पाइरोगायरा लिखा हुआ है, और ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, और ग्रीन एल्गी में भी ये फ्लामेंटस है। आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। वॉल्वॉक्स कोलोनियल होता है, ग्रीन एल्गी है, ये बात याद रखिएगा, 3rd हो जाएगा। और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर एल्गी है, 2nd। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड को लेकर आंसर 4 हो गया। 178, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी, सीलेंट्रेटा में देखने को मिल जाएगी, टीनोफोरा में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि रेडियल सिमेट्री आपको किसमें देखने को मिल रही है। तो रेडियल सिमेट्री हम आपसे कह सकते हैं कि आप इसमें मैचिंग कराइए टीनोफोरा की। हालांकि ओबेलिया में भी, ओबेलिया आपके पास सीलेंट्रेटा है, उसमें देखने को मिलेगी, लेकिन ओबेलिया जो होता है उसमें मेटाजेनेसिस से आप इसे कनेक्ट कराइए। तो डी का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 3rd। बायलैटरल सिमेट्री नेरिस में आप लेकर आइए, ये फर्स्ट हो जाएगा, और ए सिमेट्रिकल स्पॉन्जिला ये हो जाएगा 2nd। तो ये मैचिंग सही है, 3rd, 1st, 2nd, 4th, ये मैचिंग सही है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम आपके पास ब्लड वेसल्स में नहीं, ब्लड वेसल में सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, रॉड लाइक नहीं, आपके पास ये रॉड लाइक भी नहीं होती, क्यूब लाइक होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम टॉल सेल नहीं है। कॉलमनार एपिथेलियम स्टमक में देखने को मिल जाएगी। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अगला लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है, माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन ठीक है, मेगा स्पोरोफिल फीमेल कोन ठीक है। गोरोलॉइड रूट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाएगा, साइकस में होगी। और पॉलन ग्रेन मेगा स्पोरेंजियम से रिलीज नहीं होगा। आंसर 180 का क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे RBTS 11, और इसमें ज्यादातर अभी तक मुझे जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं वो है प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर्स के।
कायदे से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़िएगा बेटा। 5 हार्मोन है आपके पास, ऑक्सिन से लेकर आपके एब्सिसिक एसिड तक, इनके फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और अपने आप को बूस्टअप रखिए, जिससे आने वाले कुछ ही दिनों में, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, आपका एग्जाम पास में है। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।